नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार और रविवार को इस वीकेंड एडिशन में हम आपको इस हफ्ते की चुनिंदा खबरें और उनका विश्लेषण दिखाते हैं। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना भाषण देने से पहले इतने नाराज क्यों हो गए, जिसके बाद पूरी दुनिया में ट्रंप के भाषण से ज्यादा चर्चा उनके खराब मूड की हुई। ट्रंप के इस खराब मूड की दो वजहें थी। पहली वजह उनके भाषण से ठीक पहले एस्केलेटर का खराब हो जाना और दूसरी टेलीप्रॉम्प्टर का फेल हो जाना। ट्रंप के भाषण की शुरुआत में ही उनका टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया, जिसके बाद उन्हें अपना भाषण बिना टेलीप्रॉम्प्टर के ही कुछ समय के लिए देना पड़ा। आज आपको यह भी दिखाएंगे कि किसी भी नेता के लिए अगर आखिरी मिनट पर टेलीप्रॉम्प्टर धोखा दे दे तो भाषण देना कितना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम आपको भारत की मिसाइल क्रांति दिखाएंगे। इस हफ्ते भारत ने पहली बार अपनी नई अग्नि प्राइम मिसाइल को एक ट्रेन से लॉन्च किया है। इसकी खासियत यह है कि यह मिसाइल ट्रेन के एक डिब्बे में फिट हो जाती है और इसे कहीं पर भी ट्रेन के जरिए ले जाया जा सकता है। मिसाइल वाली ये ट्रेन देखने में किसी आम मालगाड़ी की तरह लगती है और देश के हजारों किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक्स पर दुश्मन के लिए इसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आखिर में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हमारे देश के प्राचीन मंदिर भारत का भाग्य बदल सकते हैं। एक नई रिसर्च में पता चला है कि भारत के प्राचीन शिव मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का मॉडल भी थे। उत्तर के केदारनाथ से लेकर दक्षिण के रामेश्वरम तक फैले इन मंदिरों का निर्माण जल, भूमि और ऊर्जा की आवश्यकताओं के हिसाब से किया गया था और इन मंदिरों के आसपास खेती करने से भारत की 32% चावल की जरूरत पूरी हो सकती है। आज का ये विश्लेषण आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि हमारे प्राचीन मंदिर सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का भी केंद्र थे, विज्ञान का भी केंद्र थे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना भाषण देने से पहले ही इतने नाराज क्यों हो गए? जब ट्रंप संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में पहुंचे तो सबसे पहले एस्केलेटर खराब हो गया, जिसकी वजह से उन्हें सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ा। और उन्होंने बाद में कहा भी कि मेरी जो पत्नी है, यानी फर्स्ट लेडी अमेरिका की, वो तो फिर भी काफी फिट हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन तो भी एस्केलेटर से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने की वजह से ट्रंप का पहले मूड खराब हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की उम्र 79 वर्ष है, 79 ईयर्स, और अपने भाषण से पहले ही सीढ़ियां चढ़ने की वजह से ट्रंप का मूड काफी खराब हो गया। उनकी सेहत को लेकर पहले भी अफवाहें उड़ती रही हैं, लेकिन ट्रंप का दिन अभी और खराब होना था। जब ट्रंप संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पहुंचे तो उन्हें एक और झटका लगा, जब उनके भाषण की शुरुआत में ही उनका टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया, जिसके बाद ट्रंप ने अपना भाषण बिना टेलीप्रॉम्प्टर के ही शुरू किया और तब उन्होंने अपने मन से भाषण दिया और जो बातें वो सोच कर आए थे वो सभी बातें शायद वो नहीं बोल पाए। कल डोनाल्ड ट्रंप ने 55 मिनट तक संयुक्त राष्ट्र में अपना भाषण दिया और इसमें करीब 9 मिनटों तक उनका टेलीप्रॉम्प्टर खराब रहा। किसी भी नेता के भाषण के बीच में अगर टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो जाए तो भाषण देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इससे आपका पूरा फ्लो खराब हो जाता है। और ट्रंप ने इस बारे में अपने गुस्से को छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति टेलीप्रॉम्प्टर पर है, जो भी इसका जिम्मेदार है, उसका बुरा समय शुरू हो चुका है। तो आप सबसे पहले देखिए कि ट्रंप ने परेशान होकर टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में क्या कहा। Thank you very much. Very much appreciated. And I don't mind making this speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. आप में से ज्यादातर लोगों ने टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में बहुत कम सुना होगा या शायद आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं होगी। तो आज हम आपको कुछ जानकारियां टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में भी देना चाहेंगे। टेलीप्रॉम्प्टर किसी मॉनिटर जैसी एक स्क्रीन होती है
जैसे आपकी स्क्रीन पर यहां दिखाई दे रहा है, जो वक्ता के सामने या एंकर के सामने या किसी भी नेता के सामने ये स्क्रीन रख दी जाती है और पूरे भाषण को इसमें फीड कर दिया जाता है और वो भाषण धीरे धीरे बोलने वाले के सामने आता रहता है और आप उसे बोलते चले जाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपको कागज पर लिखा हुआ भाषण बार बार नीचे देखकर नहीं पढ़ना पड़ता। जैसे अब मान लीजिए मैं अगर अपनी स्क्रिप्ट पूरी की पूरी कागज पर लेकर आ भी जाऊं तो मुझे बार बार नीचे देखकर उसे पढ़ना होगा। नेता भी अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ता है तो उसे पहले नीचे देखना होगा, फिर ऊपर देखना पड़ेगा। तो दो ही तरीके हैं, या तो आप लिख कर लाइए अपनी पूरे भाषण को या स्क्रिप्ट को और उसे पढ़कर बोलिए, या फिर वक्ता को अपना पूरा भाषण याद रखना पड़ेगा। तो टेलीप्रॉम्प्टर का फायदा यह है कि आपको अपना भाषण पूरा याद नहीं रखना होगा, और वैसे भी 1 घंटे का भाषण कौन याद कर सकता है। दुनिया भर में ज्यादातर सभी बड़े नेता जब बड़े बड़े मंचों से अपना भाषण देते हैं तो हमेशा टेलीप्रॉम्प्टर का ही इस्तेमाल करते हैं, हमेशा से, क्योंकि आधे घंटे या 1 घंटे के इतने लंबे भाषण को ना तो याद करना संभव है और ना ही कागज से देखकर पढ़ना संभव है। इसलिए उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करने से सामने बैठे दर्शकों को भी ऐसा आभास होता है जैसे बोलने वाला व्यक्ति, वक्ता या नेता उन्हें सीधे देखकर बात कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेताओं द्वारा टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देने का अक्सर मजाक उड़ाते हैं और ये सोचते हैं कि जो भी लोग टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर बात कर रहे हैं असल में वो सिर्फ देखकर कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल पूरी दुनिया के नेता, बड़े बड़े अभिनेता और न्यूज एंकर्स करते हैं, क्योंकि इतनी लंबी लंबी लाइनों को, इतनी लंबी स्क्रिप्ट को या भाषण को याद करना मानवीय तौर पर संभव ही नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे भी ये बात पूछते हैं कि जब मैं डिकोड आपके सामने प्रस्तुत करता हूं तो मेरे सामने टेलीप्रॉम्प्टर होता है या उस समय मैं लाइव अपने मन से कुछ पढ़ता हूं। तो उस समय लाइव अपने मन से कुछ भी बात करना इतना संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने विचारों को लिख लेंगे पहले से, वो विचार आपके ही हैं, वो लिखा आपने ही है, लेकिन अगर आप उसे ठीक से लिख लेते हैं, ठीक से शब्दों में पिरो लेते हैं और फिर उसे टेलीप्रॉम्प्टर पर डाल देते हैं तो इससे समय भी बचता है और आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है और सुनने वाले को ठीक से समझ में भी आता है। आपको याद रखना चाहिए कि टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करना बुरी बात नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर में भी वही लिखा होता है जो हमने दिन भर बोलने के लिए शाम को तैयार किया होता है। टेलीप्रॉम्प्टर में ही वही लिखा होता है जो उस नेता के विचार होते हैं, जो कोई भी नेता या कोई भी न्यूज एंकर या कोई भी अभिनेता दिन भर जब अपने नोट्स बनाते हैं, अपना भाषण तैयार करते हैं, अपना स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और फिर उसे उन्हीं के विचारों को, उन्हीं के भाषण को टेलीप्रॉम्प्टर में फीड कर दिया जाता है और इसकी वजह से समय बचता है, आप सीधे बोलते हुए अटकते नहीं हैं और आपका जो प्रदर्शन है, बोलने में जो स्पष्टता है वो भी बनी रहती है। और इस समय भी मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूं तो बहुत सारी चीज़ें टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो उस समय अगर आपको याद आ जाती हैं लाइव सिचुएशन में तो आप उस समय बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भी बोल सकते हैं और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। वो टेलीप्रॉम्प्टर के जो नोट्स हैं उन्हें भी देखते रहते हैं और उस समय उसमें लाइव कुछ बदलाव भी करते रहते हैं। तो ये तो हुई टेलीप्रॉम्प्टर की बात जिसने मूड खराब कर दिया राष्ट्रपति ट्रंप का। अब आपको राष्ट्रपति ट्रंप का असली भाषण सुनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर ट्रंप ने अपनी तारीफ की, खुद की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 1, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि पूरे 7 युद्ध रुकवाए हैं और यह काम असल में संयुक्त राष्ट्र का था। यह युद्ध रुकवाने का काम, दुनिया में शांति स्थापित करने का काम तो संयुक्त राष्ट्र का है, लेकिन यह काम उन्हें करना पड़ रहा है और ऐसी तारीफ करने के लिए उन्हें असल में किसी टेलीप्रॉम्प्टर की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि ट्रंप अपने बारे में ये बयान न जाने कितनी बार पहले दे चुके हैं, कितनी बार दुनिया को बता चुके हैं कि इस समय जो बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं पूरी दुनिया में उन सब को ट्रंप ने ही रुकवाया है। और कल भी अपने भाषण में उन्होंने यही बात कही, अपनी जमकर तारीफ की। I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के इस मंच से 2 और बहुत बड़े बयान दिए। पहली बात, नेटो देश रशिया से तेल और गैस खरीद कर अपने ही खिलाफ युद्ध को फंडिंग दे रहे हैं। यह शर्मनाक बात है। उन्होंने वैसे कहा कि ये जो रशिया
और यूक्रेन का युद्ध है, इसे भारत और चीन जैसे देश फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेटो के देश भी कम नहीं हैं, वो भी रशिया से एनर्जी खरीद रहे हैं, वो भी रशिया को पैसा दे रहे हैं, और ये शर्मनाक बात है। और दूसरा, अवैध अप्रवासियों को घुसपैठ की छूट देने की वजह से यूरोप गंभीर संकट में है और यूरोपीय देश अब धीरे धीरे नर्क में जा रहे हैं। अगर उन्होंने अपने आप को नहीं संभाला तो पूरा यूरोप और वहां के देश बर्बाद हो जाएंगे। ये चेतावनी उन्होंने दी है, और वो इसलिए क्योंकि बाहर से जो अप्रवासी लोग हैं वो यूरोप के देशों में प्रवेश कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये अप्रवासी लोग ही अब यूरोप को बर्बाद कर रहे हैं। अमेरिका के बाद अब अपने देश में वापस लौटते हैं, और डिकोड में आज हम आपके लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं बल्कि एक ब्रेकिंग विश्लेषण लेकर आए हैं। आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि कैसे हमारे देश के प्राचीन मंदिर भारत का भाग्य बदलने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने आज से 1200 वर्ष से लेकर 2500 वर्ष पहले मंदिरों के जरिए आत्मनिर्भर भारत बनाने का ब्लूप्रिंट उसी जमाने में तैयार कर दिया था। आज से 2500 साल पहले 3 बड़ी संस्थाएं, IIT रुड़की, कोयंबटूर की अमृत विश्व विद्यापीठम और स्वीडन की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी उपसला, इन तीनों ने मिलकर हमारे देश के 8 प्राचीन शिव मंदिरों पर रिसर्च किया है। ये मंदिर उत्तर में केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक है। और सबसे पहले आपको इस रिसर्च की 3 बड़ी बातें मैं बताना चाहता हूं। रिसर्च की कॉपी मेरे पास है, लेकर आया हूं। पहला, मंदिरों का निर्माण सिर्फ पूजा या धार्मिक कारणों से नहीं हुआ था। उन्हें उस जगह पर बनाया गया जहां पानी, जमीन और खेती के लिए संसाधन आसानी से उपलब्ध थे। यानी मंदिर बनाते समय प्राकृतिक संसाधनों की समझ भी थी, और मंदिरों को ऐसी जगह पर बनाया गया जहां पर प्राकृतिक संसाधन अच्छी मात्रा में मौजूद थे। दूसरी बात जो इसमें लिखी है, देश भर में जो प्राचीन शिव मंदिर बनाए गए उनके आसपास अगर खेती की जाए तो हर साल 4 करोड़ 40 लाख टन चावल का उत्पादन हो सकता है, और यह हमारे देश की चावल की कुल जरूरत का करीब 32% है। और तीसरी बात, अगर शिव मंदिरों के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन किया जाए तो हर साल 597 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। यह बिजली सूर्य की रोशनी, पानी और हवा से बनेगी, और देश की भौगोलिक स्थिति के मुताबिक मंदिरों का निर्माण उस समय किया गया था। इन मंदिरों के निर्माण में देश के अलग अलग हिस्सों के जलवायु का भी पूरा ख्याल रखा गया था, और इसमें कई चीजें लिखी हैं। To our knowledge, no scientific literature has analyzed the rationale behind the alignment of these 8 Shiva temples along the same axis. ये एक ही लाइन में क्यों बनाए गए हैं, और इसे नाम दिया गया है शिव शक्ति अक्ष रेखा, जिसके साथ साथ ये सारे मंदिर बने हैं। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। ये रिपोर्ट वैसे तो काफी बड़ी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आसान भाषा में हम आपको इस रिपोर्ट के बारे में बता सकें। अगर मंदिरों का विकास आज भी इस मॉडल पर काम किया जाए इस पे, तो कैसे केदारनाथ जैसे मंदिर आस्था के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का केंद्र बनेंगे, ये बात आज हमने एक वीडियो से आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए एक AI वीडियो बनाया है। आप सबसे पहले वो देखिए। तो जो बड़ा पॉइंट आज हम आपके सामने रखने वाले हैं इस रिसर्च के आधार पर, वो ये है कि जो हमारे देश के प्राचीन मंदिर हैं, जो लगभग 2-2.5 हजार साल पुराने मंदिर हैं, इन मंदिरों के निर्माण में आस्था के साथ साथ विज्ञान का भी पूरा ध्यान रखा गया था। अब आपको इस रिसर्च में शामिल 8 शिव मंदिरों की सबसे बड़ी खासियत बताते हैं, जो शायद आपको भी नहीं पता होंगी। इस तस्वीर में भारत के मानचित्र पर 2 लाइनों के बीच भारत के सभी प्राचीन शिव मंदिर हैं। ये आप देखिए।
इस नक्शे को थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा और जो मैं आपको बता रहा हूं इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इस तस्वीर में आप ये देख पाएंगे कि भारत के सभी बड़े प्राचीन मंदिर एक सीधी रेखा में बने हुए हैं। इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा कहते हैं। सनातन संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि ये सभी मंदिर पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा रेखा पर बनाए गए हैं। इन सभी मंदिरों को पंच तत्व यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सबसे ऊपर उत्तर में उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर है, जबकि सबसे नीचे दक्षिण में तमिलनाडु में रामेश्वरम का मंदिर है। केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर के बीच में 6 और प्राचीन शिव मंदिर हैं। इन मंदिरों से जुड़ी एक और दिलचस्प जानकारी है कि ये सभी मंदिर एक ही देशांतर रेखा पर बने हैं। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने के लिए एक सीधी रेखा खींची गई और इसी को देशांतर रेखा कहा जाता है। इस देशांतर रेखा को वर्ष 1884 में अपनाया गया था, जबकि इन मंदिरों का निर्माण इस रेखा के बनने से करीब 2400 वर्ष पहले हो चुका था। ये आप यहां पर समझ सकते हैं। इन मंदिरों का निर्माण बहुत सोच समझकर किया गया था। यह कोई अकस्मात ऐसी फैसला नहीं था कि इन मंदिरों को कहीं भी बना दिया जाए। यह मंदिर सिर्फ इतिहास या पुरातत्व की चीज नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की एक तरह की स्मार्ट योजना थी। इसके जरिए आज जलवायु परिवर्तन से सामना करने, पानी और अनाज जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सकती है। पुराने समय में हमारे देश में जंगल बहुत ज्यादा थे। आज के मुकाबले करीब 2.5 गुना ज्यादा वृक्ष और पेड़ थे, जिसकी वजह से मिट्टी सुरक्षित रहती थी और खेती के लिए जमीन आज के मुकाबले कहीं ज्यादा उपजाऊ बनी रहती थी। जैसे केदारनाथ मंदिर के आसपास काफी जंगल है। आज से हजारों साल पहले सैटेलाइट और मानचित्र नहीं होते थे। इसके बावजूद इन मंदिरों का निर्माण सीधी रेखा में हुआ। आप ये सोचकर देखिए, उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। कैसे पता चलेगा आपको कितने बड़े देश में आपने एक सीधी रेखा में इन सारे मंदिरों का निर्माण कर दिया। दरअसल भारत में हजारों वर्षों से तीर्थ स्थलों पर जाने की परंपरा रही है। ये हमारी संस्कृति रही है और ये तीर्थ स्थल भारत के अलग अलग स्थानों पर हैं। बार बार तीर्थ स्थलों पर जाने की वजह से भारत के साधु संतों को हजारों वर्षों से भारत के भूगोल, भारत के आकार और क्षेत्रफल की पूरी जानकारी थी। वो खुद चलते फिरते एक नक्शे की तरह थे। इससे जुड़ी एक कहानी आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आज से करीब 2300 वर्ष पहले सिकंदर, जिसने आधी दुनिया को जीत लिया था, वो भारत के पंजाब प्रांत तक पहुंच गया और उसका लक्ष्य था भारत को जीतना। लेकिन सिकंदर और उसकी सेना को भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ना तो उनके पास कोई नक्शा था, ना रास्ते जानने के लिए कोई किताब थी। भारत में प्रवेश तो कर गए, लेकिन जाएं कहां? तब पंजाब में सिकंदर की सेना को कुछ साधु संत मिले। सिकंदर ने उनसे भारत के बारे में पूछा, रास्तों के बारे में पूछा और साधु ने बताया कि भारत एक चतुर्भुज आकार का देश है। उन्होंने सिकंदर को उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक स्थित मंदिरों और मंदिरों के जरिए होते हुए रास्तों की सटीक जानकारी दी, वैसे ही जैसे आज आप गूगल मैप्स के जरिए जानकारी ले लेंगे। तब सिकंदर और उसकी सेना हैरान रह गए कि इस देश के साधु संतों के पास देश के इस इतने बड़े क्षेत्रफल के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे थी कि वो बता सकते थे कि यहां से सीधे जाइए, ये मंदिर आएगा, उसके बाद से आपको और आगे का रास्ता कैसे जाना है, सब चीज उनको पता थी। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई मंदिरों को भव्य बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ, अयोध्या और केदारनाथ जैसे मंदिरों में पूजा भी करते हैं, ध्यान भी लगाते हैं और उनके पुनर्निर्माण पर भी उन्होंने बहुत समय लगाया है। और उन्होंने हमेशा देश की इस प्राचीन विरासत को बचाने और उस पर गर्व करने की बात की है। जो लोग यहाँ आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी कि पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा इस आदि भूमि पर
शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। भारत का तो विजन है विकास भी, विरासत भी। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, विरासत को लेकर भारत के इस संकल्प में पूरी मानवता की सेवा का भाव जुड़ा है। इस रिसर्च में जिन 8 शिव मंदिरों का जिक्र किया गया है, वो सभी प्राचीन मंदिर अलग अलग कालखंड में बनाए गए। इन 8 शिव मंदिरों में सबसे पुराना जम्बूकेश्वर मंदिर आज से 2500 वर्ष पहले बनाया गया था, जबकि सबसे नया मंदिर है रामनाथ स्वामी शिव मंदिर, जो रामेश्वरम में है। इसे आज से करीब 500 वर्ष पहले बनाया गया था और ये दोनों मंदिर तमिलनाडु में है। 2000 वर्ष के इस प्राचीन कालखंड में इन सभी 8 मंदिरों को बनाने का मकसद सिर्फ धर्म नहीं था, सिर्फ आस्था नहीं थी, बल्कि ये सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र थे। इन मंदिरों के आसपास हर हफ्ते बाजार लगते थे। होली और दिवाली जैसे सभी बड़े त्योहारों पर इन मंदिरों के आसपास मेला लगता था। उस समय के जो राजा होते थे, शासक होते थे, वो एक वर्ष में कई बार इन मंदिरों में विशेष पूजा करते थे। जनता से मिलने के लिए इन मंदिरों में आते थे। ऐसे विशेष मौकों पर राजा जनता को अनाज, कपड़े और अन्य सामान दान किया करते थे। इन मंदिरों में बड़े बड़े विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ हुआ करते थे। इसलिए जब विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले भारत के इन प्राचीन मंदिरों को ही नष्ट किया। इन्हें सबसे पहले उन्होंने निशाना बनाया, क्योंकि ये मंदिर जो हैं, ये सिर्फ मंदिर नहीं थे, ये आस्था थी इनके मंदिरों में, हमारी संस्कृति थी, हमारी अर्थव्यवस्था इन मंदिरों के अंदर थी, हमारा ज्ञान इन मंदिरों के अंदर था, हमारा आसपास की चीजों को लेकर, हमारे जीवन को लेकर जो हमारी समझ थी, वो सब इन मंदिरों में थी। इसलिए ये सिर्फ मंदिर नहीं थे, ये उससे कहीं ज्यादा थे। और मध्यकाल में गोरी, गजनवी जैसे विदेशी हमलावरों ने मंदिरों पर ही हमला किया। मुगल काल में भी देश के सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया। दरअसल मंदिर हमारे देश की जीवन रेखा थे और इन मंदिरों पर आक्रमण करके विदेशी हमलावरों ने हमारे देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्रों पर हमला किया और सबसे पहले उन्हीं को नष्ट किया। ये जितने विदेशी हमलावर थे, ये समझ गए थे इस बात को कि भारत अपने मंदिरों के जरिए जीता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में फिर से मंदिर सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र बन रहे हैं। वो दौर दोबारा से आ रहा है और आप देखिए कैसे आ रहा है। राम मंदिर बनने के बाद पिछले साल अयोध्या में 16 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए। अयोध्या में आज नए नए होटल्स बन रहे हैं, नई दुकानें खुल रही हैं। अयोध्या आज एक बहुत बड़ा व्यावसायिक केंद्र बन गया है। आज अयोध्या में एयरपोर्ट बन गया है। आज भारत में धार्मिक पर्यटन सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। हमारे देश में घरेलू पर्यटन का लगभग 60% हिस्सा धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। कोरोना महामारी के बाद धार्मिक यात्राओं में और ज्यादा तेजी आई है। वर्ष 2021 में देश में धार्मिक पर्यटन करने वालों की संख्या 67 करोड़ से ज्यादा थी, जो 2022 में बढ़कर करीब 144 करोड़ हो गई। वर्ष 2023 में लगभग 150 करोड़ घरेलू धार्मिक यात्राएं हुई। धार्मिक स्थानों पर एक साल में लाखों लोग ऐसे हैं जो कई बार गए हैं। एक बार नहीं, कई लोग तो ऐसे हैं जो हर 2-3 महीने के बाद कोई ना कोई धार्मिक यात्रा करते हैं। हमारे देश की सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया में फैली हुई है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण का अंत सनातन शब्दों का इस्तेमाल करके किया। आप भी सुनिए कैसे। Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. तो आप देखिए, आज हमने आपको आपका परिचय हमारे देश के प्राचीन मंदिरों से एक बार फिर से कराने की कोशिश की है। आज के ज़माने के जो कुछ लोग हैं, वो इन मंदिरों को असल में अंधविश्वास का केंद्र मानने लगे हैं। कहते हैं ये तो अंधविश्वास है,
लेकिन इन मंदिरों में अंधविश्वास नहीं है, इनमें विज्ञान है, इनमें अर्थव्यवस्था है, इसमें सनातन की संस्कृति है। इन मंदिरों में पूरा भारत आज जीता है और इसीलिए आज हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि जो मंदिर हैं अब ये दोबारा से आपके जीवन में लौट रहे हैं। अब तक आपने युद्धपोत से मिसाइल्स को लॉन्च होते हुए देखा होगा, आपने वायुसेना के फाइटर जेट से मिसाइल के हमलों की तस्वीरें देखी होंगी और आपने जमीन पर बने लॉन्चर से भी अलग अलग मिसाइल्स को लॉन्च होते हुए देखा होगा। लेकिन आज पहली बार हम आपको भारत की एक नई मिसाइल जिसका नाम है अग्नि प्राइम मिसाइल का वो नया वेरिएंट दिखा रहे हैं, उसका नया मॉडल दिखा रहे हैं जो अब ट्रेन से भी लॉन्च की जा सकती है। इसकी खासियत ये है कि ये मिसाइल ट्रेन के एक डिब्बे में फिट होती है और इसे उस ट्रेन के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है। सबसे पहले आप इस परीक्षण की तस्वीरें देखिए जो भारत ने अभी नई इस मिसाइल का परीक्षण किया है और फिर हम आपके लिए इस खबर का पूरा विश्लेषण करेंगे। ये देखिए। मिसाइल 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं, यानी इस मिसाइल की जो रेंज है वो है 2000 किलोमीटर। अब तक अमेरिका, रशिया, चीन और उत्तर कोरिया ट्रेन से लंबी दूरी तक मिसाइल्स को लॉन्च कर चुके हैं और अब भारत ऐसा करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है जो अब ट्रेन से भी अग्नि मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। जिस ट्रेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, ये कोई साधारण ट्रेन नहीं है, इसे मिसाइल लॉन्च करने के लिए खास तौर पर बनाया गया है और ये एक नया गेम चेंजर है। इस ट्रेन में मिसाइल लॉन्च करने के लिए सभी सैन्य उपकरण लगे हैं और ये अपने आप में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इस मिसाइल का परीक्षण DRDO, भारतीय सेना और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने मिलकर किया और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास ही देश के परमाणु हथियारों का जिम्मा होता है, उन्हीं की जिम्मेदारी है देश के सारे परमाणु हथियारों की। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि हमारे देश का लगभग पूरा रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, जिसमें रेलवे ट्रैक के ठीक ऊपर बिजली के तार लगे होते हैं क्योंकि आजकल सारी ट्रेन जो हैं, सारे इंजन जो हैं वो बिजली से चलते हैं। तो क्या देश के किसी भी हिस्से से मिसाइल लॉन्च करना संभव है? तो अब आप इस मिसाइल परीक्षण की तस्वीर पर ध्यान दीजिए जिसमें एक स्पेशल ट्रेन पर एक रॉड लगी हुई है और उसकी मदद से रेलवे ट्रैक के ऊपर लगे बिजली के तारों को एक तरफ हटा दिया गया है और उसके बाद इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है। ये तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये नई टेक्नोलॉजी क्या है। तो अग्नि प्राइम अब हमारे पास आ गई है और इसे हम ट्रेन से लॉन्च कर सकते हैं। अब आपको दुनिया के मानचित्र पर यह दिखाते हैं कि अग्नि प्राइम मिसाइल दुनिया के किस किस शहर और किस किस देश तक हमला कर सकती है, कौन कौन इसकी पहुंच में है। भारत में नॉर्थ ईस्ट के किसी इलाके से अगर इस मिसाइल को लॉन्च किया जाए तो तिब्बत का लगभग पूरा क्षेत्र और चीन के भी कुछ शहर इस मिसाइल की रेंज में आ जाएंगे। अगर हम इसे ट्रेन के जरिए नॉर्थ ईस्ट में ले जाएं, मान लीजिए हम इसे असम में गुवाहाटी के आसपास से लॉन्च करते हैं ट्रेन के जरिए ले जाकर, तो आप देखिए ये उत्तर पूर्व से कहां कौन कौन से शहरों तक जा सकती है। अगर हम इसे पश्चिम में राजस्थान के जैसलमेर लेकर जाएं ट्रेन से और वहां से इसे लॉन्च करें तो इस मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान आ जाएगा, ईरान भी आ जाएगा, ये ईरान तक भी जा सकती है। और यहां हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि ईरान से हमारी कोई दुश्मनी है, ईरान एक मित्र देश है, लेकिन इसकी रेंज में ईरान भी आ जाएगा अगर हम इसे पश्चिम में जैसलमेर ले जाकर वहां से लॉन्च करते हैं। अब अगर उत्तर में हम इसे कश्मीर ले जाएं और अगर कश्मीर में ट्रेन से ले जाकर इसे वहां से हम लॉन्च करें तो इसकी रेंज में पूरा किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान आ जाएगा और इसके साथ ही तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के कुछ हिस्से भी इस मिसाइल की रेंज में आ जाएंगे।
ये मिसाइल ट्रेन के जरिए इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। तो इस ट्रेन के जरिए हम इसे गुवाहाटी तक ले जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, हम इसे जैसलमेर तक ले जा सकते हैं, हम इसे कश्मीर में भी ले जा सकते हैं और वहां से लॉन्च कर सकते हैं। ये विशेष ट्रेन रेलवे ट्रैक पर आसानी से एक से दूसरी जगह जा सकती है। भारत में 67,000 किलोमीटर लंबा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और मिसाइल वाली ये ट्रेन देश के किसी भी इलाके में बहुत आसानी से पहुंच सकती है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन और कुछ प्राइवेट कंपनियों से भारत के मिलिट्री एसेट्स की पूरी जानकारी मिल रही थी और सैटेलाइट तस्वीरें उन्हें मिल रही थी। चीन लगातार पाकिस्तान को बता रहा था अपनी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए कि भारत में कौन सा हथियार कहां पर तैनात है, हमारी कौन सी मिसाइल कहां पर तैनात है। ये सारी जानकारियां पाकिस्तान को चीन के जरिए और कुछ दूसरी संस्थाओं के जरिए मिल रही थी, क्योंकि वो हमारी जासूसी कर रहे थे सैटेलाइट के जरिए। लेकिन हमारे हजारों किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर ऐसी किसी ट्रेन को ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा अगर किसी ट्रेन में इस प्रकार की मिसाइल लगी हुई है तो। और ये देखने में किसी आम मालगाड़ी की तरह ही ये ट्रेन दिखाई देगी। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इस ट्रेन में कोई मिसाइल भी है। इसे देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इस ट्रेन में कोई मिसाइल मौजूद हो सकती है और यहां से वो मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। वैसे ये आइडिया नया नहीं है। सेना के लिए ट्रेन को इस्तेमाल करने का आइडिया लगभग उतना ही पुराना है जितनी पुरानी खुद ये ट्रेन है। 1860 के दशक में अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान पहली बार बुलेट प्रूफ ट्रेन्स बनाई गई थी, जिनसे हथियार एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ सहित कुछ और देशों ने भी ऐसी ही ट्रेन्स का निर्माण किया, जिनमें छोटी गन्स लगी हुई थीं जो सुरक्षा भी करती थीं और निगरानी भी करती थीं। दूसरे विश्व युद्ध में इन ट्रेन्स पर तोपें लगाई जाने लगी। हॉवित्जर तोपें इन पर लगा दी गईं और कई बार इनकी मदद से युद्ध भी लड़े गए। सोवियत संघ ने 1980 के दशक में ट्रेन्स पर अपनी लंबी दूरी की मिसाइल को तैनात किया था, जिसके बाद अमेरिका ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। हालांकि वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, उसके टूटने के बाद, अमेरिका ने मिसाइल ट्रेन का जो प्रोजेक्ट था इसे रद्द कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को बहुत तेज कर दिया है। 10 मई के बाद से लेकर अब तक पिछले 138 दिनों में भारत ने अपनी 8 मिसाइल्स का परीक्षण किया है। भारत समझ चुका है कि ये इस समय जो युग चल रहा है ये मिसाइल्स का युग है, ये ड्रोन्स का युग है। अगर इस दोबारा कभी भारत को कोई युद्ध लड़ना पड़ा तो भारत के पास एक से एक हर रेंज की, हर प्रकार की मिसाइल्स होनी ही चाहिए। और इसलिए भारत ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को अब कहीं ज्यादा मजबूत करने का निश्चय किया है। और भारत की ही नकल करते हुए अब पाकिस्तान भी मिसाइल्स के मामले में भारत की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसी नई खबरें आई हैं कि पाकिस्तान 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रक्षा सौदे इस समय करने में लगा हुआ है। 75,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदेगा, जिसमें उसने चीन से 3 मिसाइल सहित कई दूसरे हथियार खरीदने की एक नई डील की है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद पाकिस्तान ने चीन की तरह ही अपनी एक अलग रॉकेट फोर्स बनाने का भी तब ऐलान किया था। क्या आपको भी ऐसे लोग मिलते हैं जो आपसे आपका पूरा नाम पूछते हैं? जब आप अपना केवल पहला नाम उनको बताते हैं तो क्या फिर से वो आपका पूरा नाम पूछते हैं? आपके साथ ये होता होगा कि आपने अपना पहला नाम बताया और फिर सामने वाला पूछता है आपका पूरा नाम क्या है, और जैसे ही आप अपना सरनेम बताते हैं यानी पूरा नाम बताते हैं तो सामने वाले लोगों को आपकी जाति का पता चलता है और फिर आपकी जाति के व्यवहार से, आपकी जाति के हिसाब से उनका व्यवहार बदल जाता है। वो आपकी जाति के हिसाब से आपको आंकते हैं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति होंगे। आज ये जो जाति है हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। जिस दिन आप जन्म लेते हैं उसी दिन से ये जाति आपके साथ चिपक जाती है, आपके नाम के साथ हमेशा के लिए चिपक जाती है और फिर जगह जगह पूरे जीवन आपको अपना ये जाति प्रमाण पत्र दिखाना होता है, इसी जाति के साथ रहना होता है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर जगह एडमिशन में आपकी जाति पूछी जाती है। जातियों के मुताबिक दोस्त बनाए जाते हैं, अलग अलग ग्रुप तय होते हैं और फिर जब आप नौकरी करने जाते हैं तब भी जाति का प्रमाण पत्र चलता है। शादी भी आपकी जाति के आधार पर ही होती है और पूरा जीवन जाति के साथ बिताने के बाद
जब आपकी मृत्यु होती है तो आपका अंतिम संस्कार किन रीति रिवाजों के साथ होगा, ये भी आपकी जाति पर निर्भर करता है। तो आज कुछ तस्वीरें हमने आपके लिए बनाई हैं। जाति है कि जाति नहीं, चाहे वो स्कूल है, आपका गांव है, गांव में कौन व्यक्ति कहां बैठेगा, कौन परिवार कहां से पानी पिएगा, समाज में किस परिवार के बच्चों की क्या स्थिति होगी, कौन सा बच्चा किस जाति के लोगों के साथ, किस वर्ग के लोगों के साथ खेलेगा। दफ्तर में, ये देखिए दफ्तर की तस्वीर, यहां भी जातियां हैं। अस्पताल में भी जाति चलती है और चुनाव में भी जाति चलती है, और आखिर में जब आपकी मृत्यु होती है तो वहां भी जातियां ही चलती हैं। स्कूल के क्लासरूम में भी जाति चलती है। तो सोचिए, ये एक ऐसी जाति है जो जन्म लेते ही आपके साथ चिपक जाती है, और जब तक आपकी मृत्यु होती है तब तक ये जाति जाति नहीं। और अब तो जाति के आधार पर आपका वोट भी तय किया जाता है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में जाति की जड़ें कितनी गहरी हैं। जाति एक प्रकार से आपके डीएनए जैसी बन चुकी है, आपकी पहचान बन चुकी है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसीलिए हमारे देश में अक्सर कहा जाता है कि जाति है कि जाति नहीं। उत्तर प्रदेश, जो हमेशा से जातीय समीकरण की एक प्रयोगशाला रहा है, अब यूपी में जाति पर आधारित राजनीति को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में जाति पर आधारित राजनीतिक रैलियों और जाति पर आधारित दूसरे कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गई है। अब एफआईआर, अरेस्ट और चार्जशीट जैसे दस्तावेजों में पुलिस किसी भी व्यक्ति की जाति का जिक्र नहीं करेगी। इन दस्तावेजों में जाति के बजाय अब आरोपी की पहचान के लिए उसके पिता का नाम लिखा जाएगा और पिता के साथ साथ मां का नाम भी लिखा जाएगा। सरकारी दस्तावेजों में किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी। गाड़ियों पर जाति का स्टिकर लगाकर घूमने वाले लोगों का चालान किया जाएगा। अब आप यूपी में अपनी गाड़ी पर अपनी जाति नहीं लिख सकते, अपनी गाड़ी पर अपनी जाति का स्टिकर नहीं लगा सकते। अगर लगाया तो आपका चालान होगा। आपने कई बार, हर रोज आप देखते होंगे गाड़ियों पर किसी विशेष जाति का नाम या किसी जाति से जुड़े स्लोगन लिखकर लोग चलाते हैं। अब ऐसी गाड़ियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान होगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों से जाति पर आधारित बोर्ड या बैनर भी हटा दिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर जाति का प्रचार या आलोचना करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन एक अपवाद अभी भी रहेगा। एससी और एसटी एक्ट के मामलों में जाति लिखने की छूट रहेगी। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसने इस आदेश को लागू किया है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि थानों के नोटिस बोर्ड पर अभियुक्तों के नाम के साथ उनकी जाति का उल्लेख ना किया जाए। बरामदगी पंचनामा, गिरफ्तारी मेमो या व्यक्तिगत तलाशी मेमो आदि में भी अभियुक्तों की जाति का उल्लेख नहीं किया जाए। और वाहनों, सार्वजनिक स्थानों पर जाति के नाम अथवा जाति को महिमा मंडित करने संबंधी स्लोगन या स्टिकर आदि लगाकर चलने वाले वाहनों का केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अंतर्गत चालान किया जाए। तो ये आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में की सरकार ने, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आदेश को जारी किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुछ लोगों को शराब तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था। ये देखिए ये हुआ कैसे। कुछ लोगों को शराब की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया पुलिस ने। इसके बाद एक आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की। जमानत पर सुनवाई के दौरान पुलिस ने जो एफआईआर और दूसरे कागजात पेश किए उसमें हर आरोपी के नाम के साथ उसकी जाति भी लिखी हुई थी। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि समाज में जातिगत महिमा मंडन बंद होना चाहिए और इसके लिए कुछ जरूरी निर्देश उन्होंने जारी कर दिए कि अब से जाति का उल्लेख नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ याद दिलाता हूं। आज से 50 साल पहले वर्ष 1975 में एक सुपरहिट फिल्म आई थी जिसका नाम है शोले। आप में से ज्यादातर लोगों ने शोले फिल्म जरूर देखी होगी। शोले फिल्म के जो किरदार थे वो आपको आज भी याद होंगे। आपको जय याद होगा, वीरू याद होगा और बसंती भी याद होगी।
शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन ने हेमा मालिनी से पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है बसंती? और बसंती ने भी सिर्फ अपना नाम बताया था, अपनी जाति नहीं बताई थी। तब जय ने बसंती से यह नहीं कहा था कि अपना पूरा नाम बताइए। तब जय ने यह कोशिश नहीं की थी जानने की कि बसंती किस जाति की है। इस फिल्म में आपको याद होगा, जय और वीरू का भी पूरा नाम आपको नहीं बताया गया था। जय और वीरू की क्या जाति है ये किसी भी दर्शक को नहीं पता, लेकिन किसी भी दर्शक ने यह जानने की भी कोशिश नहीं की कि जय की जाति क्या है, वीरू की जाति क्या है, या बसंती की जाति क्या है। बसंती सिर्फ अपना नाम बसंती बताती है, जय अपना नाम जय, और वीरू अपने आप को सिर्फ वीरू कहता है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या इसी प्रकार का जाति रहित समाज आज 50 साल बाद भी हमारे देश में संभव है? ये जो सारे इंसान आपको नजर आ रहे हैं, इस देश के नागरिक और लोग नजर आ रहे हैं, क्या ये सिर्फ आपको इंसान नजर आते हैं, या इनमें हर इंसान के साथ, हर शरीर के साथ आपको एक जाति भी नजर आ रही है? भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हैं, सब बराबर हैं। लेकिन जैसे ही इन लोगों पर, इनके पीठ पर आप इनकी जाति लगाते हैं, तो वो बराबरी का दर्जा समाप्त हो जाता है। और इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी जाति का जिक्र नहीं लिखा है, नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में यह लिखा था कि जाति का अंत होना चाहिए, वरना लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि पिछले 78 वर्षों में जाति की राजनीति ही लोकतंत्र में चुनाव जीतने का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। ये जो जातीय समीकरण है, ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है चुनाव जीतने का, और लोकतंत्र में सरकार उसी की बनती है जो चुनाव जीतता है। और चुनाव कैसे जीतते हैं? चुनाव जीतते हैं जाति के समीकरण के आधार पर। उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले से अब राज्य की राजनीति में एक सकारात्मक शुरुआत हो सकती है। होगी या नहीं मैं कह नहीं सकता, लेकिन होनी चाहिए। गाड़ियों, राजनीतिक रैलियों, बड़े बड़े बैनरों पर जाति दिखाने का प्रचलन अब कम होगा और जाति वाली राजनीति को एक झटका लगना चाहिए। जातीय भेदभाव और महिमा मंडन पर रोक लगेगी तो समाज में समानता और भाईचारा बढ़ेगा। जातीय हिंसा और जाति के नाम पर होने वाले झगड़ों में कमी भी आ सकती है। आम लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा कि उनकी पहचान उनकी जाति से नहीं, बल्कि उनकी व्यक्तिगत योग्यता से है। उनके सरनेम से उनकी पहचान नहीं है, वो क्या करते हैं इससे उनकी पहचान है। उनके कर्मों से उनकी पहचान होगी, उनकी सफलताओं से उनकी पहचान होगी, ना कि किस जाति में पैदा हुए हैं इससे उनकी पहचान होगी। और सरकारी कामकाज में जाति के नाम पर भेदभाव अब कम होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब उस राज्य में जाति की राजनीति करने वाले नेता अचानक से परेशान हो गए हैं और इसकी आलोचना कर रहे हैं। अखिलेश यादव अगर पीडीए शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी एक समीकरण है जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक शामिल है, इसीलिए इसका नाम है पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसी प्रकार से आपने एक और समीकरण के बारे में बात की, सुना होगा, जो है जिसको बोलते हैं MY समीकरण, यानी मुस्लिम और यादव का समीकरण। और हमारे देश में अलग अलग जो वोट बैंक हैं वो जाति के आधार पर बन चुके हैं और अब हर वोट बैंक की एक वेटेज है, हर जाति की एक वेटेज है। उस जाति के पास कितने वोट हैं इसके हिसाब से उसका महत्व तय होता है। लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा शासन होता है जिसमें लोगों को गिना जाता है, उन्हें तोला नहीं जाता। लेकिन पिछले 78 वर्षों में ज्यादातर समय पर हमारे देश के मतदाताओं को गिनने की बजाय उन्हें जातियों में तोलने की राजनीति होती है। किसका कितना वजन है चुनाव में, ये इस बात पर तय होता है कि किस जाति के पास कितने वोट हैं, उस राज्य में, उस क्षेत्र में किस जाति के कितने वोट हैं, उसके हिसाब से उसका वेटेज है। यानी आज भी लोगों को तोला जाता है और यह देखा जाता है कि किस जाति की कितनी ताकत है। आज नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमेशा इस बात का हिसाब लगाते हैं कि कौन सी जाति के लोग उन्हें वोट देने वाले हैं, उनके वोटर किस जाति के हैं, ओबीसी किसके साथ है, पिछड़ा किसके साथ है, दलित का पलड़ा किसके पक्ष में है, ऊंची जाति का वोट किसके पास है। और इसीलिए ये सब छोटे छोटे वोट बैंक बन चुके हैं।
हालांकि वोट बैंक की राजनीति केवल जाति तक सीमित नहीं रही। चुनाव जीतने के लिए अलग अलग प्रकार के समीकरणों की खोज हमारे देश के नेताओं ने की है। जैसे जाति का समीकरण है, धर्म का समीकरण है, क्षेत्र का समीकरण है, भाषा का समीकरण है। देश के हर राज्य में जो आप क्षेत्रीय पार्टियां देखते हैं, ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों के लिए ये अलग अलग समीकरण चुनाव जीतने का एक शॉर्टकट बन गया है, ये उनकी पहचान बन गई है। आज अगर आप देखेंगे तो हमारे देश की ज्यादातर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनकी पहचान किसी न किसी जाति के साथ है। राजनीतिक सफलता के लिए इन सभी समीकरणों में सबसे सुपरहिट जो समीकरण है वो है जाति का समीकरण, और इसीलिए हमारे देश में इतनी सारी पार्टियां हैं जो किसी न किसी जाति पर आधारित है। वर्ष 1950 से 1970 के दशक तक राष्ट्रीय राजनीति में ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम समीकरण बनाकर राजनीति की गई। फिर 1974 में जब जेपी आंदोलन हुआ तो उस दौरान पिछड़ी जातियों के कई नेता चर्चा में आए और पिछड़ी जाति के नेता राजनीति में प्रवेश कर गए। 1990 के दशक में जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी दी गई तो भारत में जाति की राजनीति पहले से भी कहीं ज्यादा तेज हो गई। पुराने जमाने में हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, और यह वर्ण व्यवस्था काम के आधार पर बनी थी, कर्म के आधार पर बनी थी। जो जैसा काम करता था उसको उस जाति या उस वर्ण में जगह मिलती थी। लेकिन अब हमारे समाज की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल बदल चुकी है, लेकिन अभी भी जाति के नाम पर हम उसी पुरानी व्यवस्था को चलाते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जाति को नई तरीके से परिभाषित किया है, जिसे आज आप सबको सुनना चाहिए। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। तो आज के जमाने में अगर आप देखें तो जो विकास है वो कोई जाति देखता नहीं है। विकास जाति के नाम पर नहीं होता। बिजली जाति नहीं देखकर आती, सड़क, पानी ये जातियां नहीं देखते, यहां तक कि मौसम जातियां नहीं देखता। आजकल इतने सारे क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है, मौसम इतना खराब है, क्या ये बाढ़ जाति देखती है कि किस जाति के घर में जाना है पानी और किसके घर में नहीं जाना है, कहां पर तबाही होनी है, कहां पर तबाही नहीं होनी है। आजकल सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं। क्या पैसा जाति देखता है? बिल्कुल नहीं, पैसा भी जाति नहीं देखता। लेकिन तो भी आज भी हमारे देश में जो रिश्ते हैं वो जातियां देखते हैं। शादी करने के समय जातियां देखी जाती हैं, दोस्ती करने के समय लोग दूसरे की जाति देखना चाहते हैं। किस व्यक्ति को कितना महत्व देना है, कितना सम्मान देना है, ये जाति देखकर आज भी हमारे देश में तय होता है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं हमारे देश के नेता और राजनीतिक पार्टियां, जो आज भी 2025 में इस आधुनिक युग में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, ऐसे युग में भी हमारे देश के नेता और पार्टियां जाति के नाम पर राजनीति करती हैं, जाति के नाम पर टिकटें बांटी जाती हैं, और जाति के नाम पर ही मंत्रिमंडल में भी किसे जगह मिलेगी किसे नहीं उसके बारे में तय होता है। जातियों पर राजनीति करने वाली ये तमाम पार्टियां कभी भी गवर्नेंस की बात क्यों नहीं करती, प्रशासन की बात क्यों नहीं करती? ये पार्टियां बेहतर शासन और सिस्टम की बात क्यों नहीं करती? ये सिर्फ एक जाति विशेष को खुश करने की बात ही करती हैं, ताकि उस जाति के लोग इस पार्टी को वोट दें, दूसरी जाति के लोग दूसरी पार्टी को वोट देंगे। जबकि सरकार जो होती है किसी भी लोकतांत्रिक देश में, हमारे देश जैसे देश में जो संविधान से चलता है, यहां पर चुनी हुई सरकार किसी एक जाति की नहीं होती, किसी एक वर्ग की नहीं होती, बल्कि जनता की होती है। इस देश के हर नागरिक की सरकार है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी वर्ग का है, वो सरकार सबकी होती है। जाति की राजनीति की वजह से हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ है। राजनीति में लगातार परिवारवाद बढ़ता चला गया। आज आप देखिए, जाति के नाम पर उन जातियों के ब्रांड एम्बेसडर बनकर कुछ मुट्ठी भर जो परिवार हैं वो उस जाति की राजनीति करते चले जा रहे हैं।
और उस जाति के नाम पर भी जो राजनीति होती है तो उस परिवार के बच्चे ही सामने आते हैं। उसी जाति के जो बाकी के आम जनता है उनका बच्चा कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, उसी परिवार का बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा। पार्टी में किसी विशेष जाति के लोगों का वर्चस्व हमेशा रहता है जो इस प्रकार की पार्टी होती है। एक ही जाति के लोगों को महत्व दिया जाता है। जब जाति की राजनीति करने वाली पार्टी सत्ता में आती है तो वो अक्सर ऐसे काम करती है जिसे लेकर उन पर आरोप लगते हैं कि वो केवल उसी जाति के लोगों के लिए काम कर रही है, उन्हीं को नौकरियां दे रही है, उन्हीं को फायदा दे रही है जिस जाति की वो पार्टी मानी जाती है। सबसे बड़ा असर किसी राज्य और देश के विकास पर होता है। आज हमारे देश में जाति की राजनीति नहीं, जीएसटी की राजनीति होनी चाहिए। आज हमारे देश में जाति की राजनीति नहीं, जनधन खाते की राजनीति होनी चाहिए, उज्ज्वला योजना पर राजनीति होनी चाहिए। अगर किसी पार्टी के पास उज्ज्वला योजना से बेहतर योजना है तो वो उसे बताना चाहिए। आज हमारे देश में जाति की राजनीति नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकसित भारत के एजेंडा पर राजनीति होनी चाहिए। आज मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की वो कॉपी लेकर आया हूं जिसमें लिखा है कि अगर 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो जाति को खत्म करना राष्ट्रीय एजेंडा होना चाहिए। और वो आप देखिए आपकी स्क्रीन पर है जिसमें लिखा है कि अगर 2047 तक भारत को विकसित भारत बनना है तो फिर इन जातियों को खत्म करना पड़ेगा। आज हम सारे नेताओं को और सभी राजनीतिक पार्टियों को, खास तौर पर ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो जाति के नाम पर राजनीति करती हैं, जिनकी पहचान ही जाति के नाम पर, अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी किसी एक खास जाति की पार्टी है। अगर आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी, वो भी जाति के नाम पर राजनीति करती है। अगर बिहार में जाएंगे आरजेडी, वो भी एक खास जाति के नाम पर राजनीति करती है। दूसरे क्षेत्रीय दलों को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी किसी एक जाति या किसी एक वर्ग के नाम पर राजनीति करते हैं। लेकिन ये सारी पार्टियां जिस दिन सिर्फ प्रशासन, विकास और गवर्नेंस के नाम पर लोगों से वादे करने शुरू करेंगी, उस दिन सबका समान विकास होगा, चाहे आपकी जाति कोई भी हो और आपको जाति की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज इन सबको एक चुनौती देना चाहते हैं और चुनौती यह है कि क्या आज की राजनीतिक पार्टियां बिना जाति के राजनीति कर सकती हैं? क्या है इतनी हिम्मत? क्या आज भारत की राजनीतिक पार्टियां भारत को जाति मुक्त राष्ट्र बना सकती हैं? क्या हमारे देश में एक भी ऐसा नेता है जो आज आकर ये कह दे कि अब हम जाति के आधार पर कभी वोट नहीं मांगेंगे, जाति के आधार पर कोई रैलियां नहीं करेंगे, जाति के आधार पर टिकटें नहीं बांटेंगे, जाति के आधार पर मंत्रिमंडल में नाकाबिल लोगों को जगह नहीं देंगे? अगर उसके बाद भी वो चुनाव जीत जाते हैं तो फिर ये बड़ी बात है। लेकिन इसमें सिर्फ नेताओं को और राजनीतिक पार्टियों का ही रोल अहम नहीं है, इसमें आपका रोल भी बहुत अहम है। और कहीं ऐसा ना हो कि कोई पार्टी जातिगत राजनीति को छोड़ दे और आप उसे चुनाव में हरा दें, तो फिर ये जाति व्यवस्था कभी हमारे देश से जाएगी नहीं। भारतीय रेलवे की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर जिनका नाम है सुरेखा यादव, आज उनकी कहानी आपको सुनाएंगे। सुरेखा यादव फिल्म स्टार नहीं है, खिलाड़ी भी नहीं है, सेलिब्रिटी भी नहीं है, पेज 3 पर उनकी फोटो भी नहीं आती, लेकिन वो एक सुपरस्टार है। 36 वर्ष की अपनी लंबी और शानदार सेवाएं देने के बाद सुरेखा यादव ने 18 सितंबर को आखिरी बार ट्रेन चलाई और नीले ब्लेजर में मुस्कुराती हुई सुरेखा यादव जब राजधानी एक्सप्रेस लेकर मुंबई पहुंची तो पूरा स्टेशन उनके लिए तालियों से गूंज रहा था, जहां उनके साथी ड्राइवर, रेलवे स्टाफ और परिवार ने उन्हें सम्मानित किया। 60 साल की सुरेखा यादव की ये कहानी दृढ़ संकल्प की है, उनके हौसले और उन बाधाओं को तोड़ने की है जिन्हें भारत के समाज ने महिलाओं के सामने खड़ा करके रखा हुआ है। सुरेखा का सफर 1988 में शुरू हुआ जब उन्होंने इंडियन रेलवे ज्वाइन की और ट्रेनिंग के बाद वर्ष 1989 में वो एक असिस्टेंट लोको पायलट बनी और इसी के साथ वो एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बन गई। जब लोग कहते थे कि औरतें ये नहीं कर सकती, तब सुरेखा ने ट्रेन ड्राइवर बनकर एक नया इतिहास लिख दिया। उस दौर में ट्रेन ड्राइवर बनना पूरी तरह से पुरुषों का पेशा माना जाता था, लेकिन सुरेखा ने इस दीवार को भी तोड़ दिया। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और यही पढ़ाई
उन्हें भारतीय रेल की ड्राइविंग सीट पर ले आई। जो नेता आज हमारे पड़ोसी देशों की युवा क्रांति की बात कर रहे हैं, नेपाल जैसी क्रांति या बांग्लादेश जैसी क्रांति के सपने देख रहे हैं कि हमारे देश में होगी, उन्हें आज ये क्रांति देखनी चाहिए। हमारे देश में तो एक और क्रांति हो रही है जिस पर किसी की नजर जाती ही नहीं। आज आप सबको सुरेखा यादव की ये क्रांति देखनी चाहिए, जो महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई, और उनकी इस क्रांति की वजह से आज भारत में 2000 से ज्यादा महिला ट्रेन ड्राइवर हैं। अपने इस लंबे सफर में सुरेखा यादव ने स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन से शुरुआत की और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें भी चलाई। वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनने का कीर्तिमान भी उन्हीं के नाम पर है। और 30 सितंबर को सुरेखा यादव रिटायर हो रही हैं, लेकिन उनकी कहानी आप सबके लिए एक प्रेरणा बन सकती है। सुरेखा यादव अपने पीछे एक ऐसा इतिहास छोड़कर जा रही हैं जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा रास्ता दिखाता रहेगा। इसलिए याद रखें, सपनों का कोई जेंडर नहीं होता। जो हिम्मत करता है वही अपने भविष्य का ड्राइवर बनता है, जैसे सुरेखा यादव। तो आज हम सुरेखा यादव को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी।